कैसी हो अलमहीरिया? वो गार्डन में खड़ी उसकी खूबसूरती को तकने में मगन थी जब उसे अपने अकाब से फलक की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ सुनकर वो मुड़ी तो वो सामने ही हाथों में बैग्स पकड़े खड़ी थी। मैं ठीक हूँ, तुम कब आई? हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देकर वो अब चलते हुए हर फूल को बारी बारी देखने लगी। बस अभी आई हूँ, सोचा तुमसे मिल लूँ, बस काम से निकल रही थी। ये चीज़ें लौटानी थी मुझे और कुछ चीज़ें लेनी थी। उसके साथ चलते हुए फलक ने उसे तफसील से बताते बैग्स दिखाए जो उसके हाथ में थे। क्या मैं भी चलूं? मैं अकेले क्या करूंगी? यहाँ तो कोई है भी नहीं, क्या दीवारों से बातें करूं? अल महिरा ने फलक को का मूड देखते हुए बात की तो फलक सोच में पड़ गई। हो बॉस तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे अल महिरा, और मेरी जान क्यों ज़ाया करवाना चाह रही हो? तुम्हें बस इस घर में आज़ादी है, बाहर नहीं जा सकती हो तुम। फलक ने तहम्मुल से जवाब देते बैग्स को नीचे रखा, जबकि अब अलमेरिया उदास चेहरा लिए पास पड़ी कुर्सी पर जा बैठी। उदास मत हो, मैं वापस तुम्हारे पास आऊंगी, तुम फिक्र क्यों करती हो? बस कुछ ही देर की बात है, हाँ फिर हम वक्त साथ गुजार लेंगे। फलक ने उसके पास वाली कुर्सी संभालते हुए उसे मनाना चाहा। तो देखो तुम्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा, है ना? तो तुम्हारे खड़ूस बॉस को कौन बता रहा है, मुझे ले चलो ना। उसे लगा शायद कि अब वो मान जाए। अलमहीरा तुम नहीं जानती हो, उसे लम्हे में इल्म हो जाएगा, बल्कि उसे तुम्हारा इस सोच का भी इल्म हो सकता है। इसीलिए प्लीज़ अपने लिए मसले ना खड़े करो। उसने इसकी सोच के मुताबिक उल्टा जवाब दिया। वो सर हिलाकर उतरा हुआ चेहरे वैसे ही बैठी रही। तुम भागना चाहती हो, ये जानकर मैं कैसे तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं? फलक अब की बार उठ खड़ी हुई। उसके लहजे में सच्चाई थी। अलमेरिया उसकी बात की नफी ना कर पाई। ये बात सच थी और वो उसको झुठला नहीं सकती थी। तुम्हें देर हो रही है अल अलमारिया अब की बार उसे देखे बिना उठकर आगे की जाने बढ़ गई। अपना ख्याल रखना। पीछे से उसे फलक की आवाज़ आई थी। उसने मुड़कर देखा तो वो वहाँ नहीं थी और ना ही वो बैग्स वहाँ थे, यानी वो जा चुकी थी। वो सर झटक कर आगे की तरफ चलने लगी। गार्डन ख़त्म हुआ तो अब उसके सामने स्विमिंग पूल था। वो हैरान हुई, इस घर में क्या क्या था आखिर? मुझे यकीन हो गया है, ये शख्स वाकई में एक गैंगस्टर है। यहीं पर बंदों को डबो डबो कर मारता होगा। वैसे मारने के लिए इस बंदे की नज़रें भी काफ़ी हैं। खुद से बात करते हुए वो पूल के नज़दीक आकर रुक गई। वो पूल ज़्यादा गहरा नहीं था, मगर उसे थोड़े से ज़्यादा पानी से भी बेहद खौफ आता था। उफ, ये भी घर में बनाने वाली चीज़ है। पानी को देख वो अपने चकराते सर को थाम कर रुख मोड़ गई। अगर मैं गिर गई ना, फौरन से मर जाना है तुमने अल महिरा, उसलिए निकलो। खुद से बात करते करते वो अचानक ही चीख उठी। इकाब से आती तेज आवाज़ ने उसे खौफजदा किया था। वो ना रुख ना मोड़ पाई। उसे लगा कि अगर वो मुड़ गई तो जो भी था वो उसे मार डालता। तभी वो बिना मुड़े आगे की जानिब जाना चाहती थी, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी एक सफ़ेद रंग की बिल्ली तेजी से इसके सामने से गुजरी। बेसाख्त उसको देख वो डर से चीखती हुई पीछे पूल में जा गिरी। अपना वजूद ठंडे ठार पानी में महसूस करते वो खुद को ऊपर आने की कोशिश करने लगी, मगर बेसुध। उसे तैरना कहाँ आता था। वो होश बरकरार ना रख पाई। उसे समझ ना आया हाथ पैर कैसे चलाते हैं। वो पूल तक इतना भी छोटा ना था, उसकी गहराई काफ़ी थी। जिसके बाद से उसका चेहरा अब अंदर की जानिब जाने लगा। वो बार बार सांस लेने की कोशिश कर रही थी, मगर इससे अब कुछ भी ना हो पा रहा था। ई दोनों हाथ पानी में मारते हुए वो चिल्लाने की कोशिश करने लगी, मगर वहां कोई होता तो इसकी आवाज़ सुनता। उसे लगा शायद ये इसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे थे। उसे इस वक्त कुछ भी याद ना रहा। उसे लगा वो शायद अब कभी अपनी आंखें खोल ना पाएगी, जो लम्हा बे लम्हा बंद होती जा रही थी। वो कुछ भी करके बस यहाँ से फरार चाहती है। कार में बैठी गजल फलक के बैठते ही कार स्टार्ट कर गई। जब फलक ने बात का आगाज किया, अगर किसी परिंदे को भी बंद कमरे में कैद करके रखा जाए और उस उसके पर बांध दिए जाएं तो वो फिर भी फड़फड़ाएगा तो ज़रूर। क्या उसने तुमसे कुछ कहा? उसे कुछ चाहिए? आगे की जानिब देखकर ड्राइव करते उसने जवाब देकर सवाल पूछा। नहीं, वो हमारे साथ जाना चाहती थी। वैसे तुम अंदर क्यों नहीं आई? तुमसे तो इसकी अच्छी दोस्ती रही है। बैग्स को पीछे रखते हुए फलक ने पूछा तो गज़ल के तासर बिल्कुल ब्लैंक हो गए। वो दोस्ती भी बॉस के कहने पर थी। गज़ल ने बिना किसी झूठ सच बात कहे तो फलक चौंक कर उसे
دیکھنے لگی، تمہیں تو شاید کبھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ فلک سیٹ بیلٹ کو لگاتے ہوئے بولی تو غزل گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ یہ باس کی کا کافی ہے، یہ واپس کیوں جا رہی ہے؟ اپنے پاس سے گزر کر جاتی کار کو دیکھ فلک نے غزل سے سوال کیا تو وہ بھی حیرت سے بیک ویو مرر میں دیکھنے لگی۔ مجھے کیا علم فلک؟ غزل نے اگلے ہی پل سر جھٹکتے ہوئے کندھے اچکائے۔ جب فلک پھر بھی پیچھے کی جانب مڑ کر دیکھنے لگی، اب کار اس کی آنکھوں سے اوجھل تھی، مگر وہ حیران تھی کہ آج ایک امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کر وہ واپس کیوں جا رہا تھا۔ نہیں، اگر اسے ملنا ہے تو کہو یہاں آئے۔ فون کان سے لگائے وہ کوٹ ایک بازو پر گرائے گھر میں داخل ہوا۔ دوسری جانب وہ رافع سے بات کر رہا تھا۔ آج کی میٹنگ ان لوگوں کی دیری کی آنے کے باعث وہ کینسل کر کے راستے سے ہی لوٹ آیا تھا۔ دادا کو علم نہیں ہے کیا میں کیسا ہوں؟ وہ جانتے ہیں، انہیں واضح دینے کی ضرورت نہیں مجھے۔ رافع انف۔ اب کی بار زارم کی دھار پر دوسری جانب موجود رافع کانپ کر رہ گیا۔ میں دیکھتا ہوں باس۔ رافع اب لائن پر آ چکا تھا۔ اس نے اب اگلا سوال پوچھا، جبکہ زارم کی نگاہ المہریہ کو تلاش میں تھی۔ وہ حیران ہوا، وہ آخر اسے کیوں تلاش کر رہا تھا۔ پھر وہ سر جھٹک کر وہاں ہی صوفے پر کوٹ رکھتا اور فون لاؤڈ سپیکر پر ڈال کر بازو فولڈ کرنے لگا۔ اوپری بٹن کھول کے اس نے سکون محسوس کرتے فون واپس اٹھایا۔ رافع اسے ساری ڈیٹیلز دے رہا تھا جب اس کا ذہن پھر اس کے وجود کی جانب بھٹکا۔ رافع فائلز بھیج دینا۔ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر زارم نے لفظی بات کرتے کال کاٹ دی۔ اب وہ اٹھ کر اوپر کی جانب بڑھا، کمرے کی دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ پھر وہ گلاس وال کے سامنے آیا، وہاں سے گارڈن نظر آتا تھا مگر وہ وہاں بھی نہ تھی۔ اب اس کی پیشانی پر بل پڑے، بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ تیزی سے زینے اتر کر وہ باہر آیا، گارڈن میں وہ اب بھی نہ تھی۔ اس کو عبور کر کے وہ پیچھے کی جانب تیزی سے بڑھا جب اس کی نگاہ پول میں اس کے وجود پر جا ٹھہری۔ ڈیم! غصے سے ہونٹ بھیج کر وہ فوراً سے پول میں چھلانگ لگا گیا۔ تیزی سے تیر کر اس کے نزدیک پہنچتی زارم نے اس کے وجود کو سنبھال کر اپنے قریب کیا۔ وہ بامشکل ہی صحیح بار بار ہاتھ پیر چلا کر سانس لے رہی تھی۔ تبھی اس کے پکڑنے پر وہ اس کے سہارے باہر نکلی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے گہرا سانس لیا، جبکہ زارم اس کے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھتے اس لیے اینڈ تک لا کر اسے سہارا دیتے ہوئے اوپر بٹھا گیا۔ وہ اب بھی گہرا گہرا سانس لیتی، آنکھیں موندے گلا مسل رہی تھی، شاید کچھ پانی حلق تک چلا گیا تھا۔ زارم اسے بٹھا کر باہر نکلا۔ پاس ہی رکھے تولیے کو اٹھا کر اس نے المہریہ کو اڑایا یا باہر اس وقت شدید ٹھنڈ تھی، جس کے باعث وہ اب باہر آتے ہی کم کپانے لگی۔ ایک تو ٹھنڈا برف کی مانند پانی اور اوپر سے ٹھنڈی سرد ہوا، سردی کے باعث اس کے دونوں ہاتھ کم کپانے لگے۔ زارم نے اسے تولیہ اچھے سے اڑا کر خود سے لگایا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، پانی کے باعث زارم کے بال بکھر کر اس کی پیشانی پر پھیل چکے تھے۔ اس کے بالوں کی لینتھ زیادہ نہ تھی، ورنہ وہ تھوڑے تھوڑے کرلی تھے، وہ جو اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کرتے تھے۔ اچھو! تبھی وہ اچانک سے چینکی تو زارم اس کا ہاتھ پکڑے سہلانے لگا۔ وہ ابھی بھی گہرے سانس بھر رہی تھی مگر اس کا یہاں بیٹھنا بھی سیف نہیں تھا۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ اگلے ہی پل زارم نے اسے بازوؤں میں اٹھا گیا تو وہ جھٹکے سے آنکھیں کھول گئی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے سرخ پڑ چکے تھے۔ زارم اس کا کپکپاتا وجود اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا، جبکہ آنکھیں کھولتے ہی اس کی نگاہ زارم کے سخت سنجیدہ چہرے پر گئی۔ اس سے کچھ بولنا محال تھا۔ تم یہاں داخل بھی کیسے ہوئی؟ تمہاری اس دہلیز کو پار کرنے کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ ایک اور قدم نہ بڑھانا؟ بابا سائیں سامنے کھڑے اس کے وجود کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھ کر کڑوے لہجے میں بولتے اسے حیران کر گئے۔ مگر بابا سائیں میری بات تو سن لیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ان سے کچھ کہنا چاہا جب اچانک ہی وہ غصے میں سے اس کی جانب بڑھ کر اچانک اس کا گلا پکڑ گئے۔ کیا سمجھ نہیں آئی تجھے بدکردار لڑکی؟ اس جگہ تیری یہ قدم ناقابل قبول ہے۔ اگر آ ہی گئی ہے تو آج اپنا کہا یہ باپ پورا کرے گا۔ اس خالی قبر میں تیرا یہ وجود جا کر اس کو ضرور آباد کرے گا۔ بابا سائیں کی گرفت اس کی گردن پر لمحہ بلا سخت ہو رہی تھی۔ اب المہریہ کی زبان سے کوئی بھی لفظ نکلنا جیسے ناممکن تھا۔ وہ نہیں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر وہ سننے کی بجائے اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کے در پر تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ
उनके हाथों पर मौजूद मज़ाहमत कर रहे थे, मगर उसकी आंखों में जैसे खून सवार था। तुझ जैसी घटिया लड़की सवेली की बेटी कहलाने के काबिल नहीं। उन्होंने झटके से उसके वजूद को किसी अछूत की मां जमीन पर पटका। वो बिल्कुल मरने के दर पर थी जब वो उसे छोड़ गए। उसे लगा शायद इन्हें इस पर रहम आ गया होगा, मगर नहीं। इन्हें अचानक ही मुलाजिम के हाथ से मिट्टी का तेल लेते देख इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। ये कैसा बाप था जो आज अपनी औलाद को अपने ही हाथों जलाने लगा था। नहीं बाबा साईं, नहीं, मैं बेकसूर हूँ। मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया बाबा साईं, मैं अगवा हुई थी, मैं बदकिरदार नहीं हूँ। वो रोती रही, चिल्लाती रही। उसकी पुकार, सिसकियाँ सब रैगा चली गईं। जब वो इस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर अब जेब से लाइटर निकाल गए। नहीं नहीं बाबा साईं, नहीं, मुझे ना मारें। गैंगस्टर, कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ, खुदारा बचाओ, मुझे मारने वाले हैं। उसका वजूद बुरी तरह से कांप रहा था। हाथ पैर मारती वो किसी भी तरह इन्हें रोकना चाहती थी। लबों पर एक ही पुकार थी, उस अनजाने शख्स की जिसने उसे इन हैवानों से भी आज़ाद करवाया था। आंखों में बेयकीनी थी। अचानक ही उसे लगा कोई उसे दबोच कर वहां से ले जा रहा है, और वो आंखें मीच गई। कुछ पल बाद उसने महसूस किया वो आज़ाद थी। झटके से आंखें खोलते उसने आसपास का नज़ारा देखा। ये वही गार्डन था जहां वो उसे लाया था। फिर उसने सामने खड़े जालिम अरकान को देखा जो पिलर से टेक लगाए मुस्कुराता हुआ ही उसे देख रहा था। ब्लैक शर्ट और ब्लैक की जीन्स में मुबलिस, उसने बाजू कहनियों तक फोल्ड किए हुए थे। वो हैरत में थी कि इस शख्स की मुस्कुराहट इस कदर खूबसूरत थी, मगर वो मुस्कुराता नहीं था। मुस्कुराते हुए उसकी आंखें चमक रही थी। पेशानी पर बिखरे कुछ बाल उसे और भी प्यारा और दिलकश बना रहे थे। तभी वो उसकी जानेब बढ़ने लगी, मगर पैरों में जैसे जंजीरें थी, वो आगे ना बढ़ सकी। अपने अपने पैरों को कैद देख वो अचानक ही चीखी। जब उस ख्वाब से वो चिल्लाते हुए जाग गई, उस आसपास देखा तो वो वही कमरा था, जबकि जारम उसके सराहने ही बैठा था। उसका सर जारम की गोद में था। उसने आंखें ऊपर उठाई तो उसकी नजरें उसके चेहरे पर ही जमी थी। उसका हाथ भी अलमहीरा के गाल पर मौजूद था। बाबा साईं, झटके से वो उठ बैठी। रुख मोड़ते उसने जारम को देखते मुझसे इतना ही कहा, मेरा गला। वो शायद अब भी इस ख्वाब के ज़ेरे असर थी। वो अब अपना गला टटोलने लगी, मगर शक दूर ना हुआ तो वो उठकर तेजी से आईने के सामने आई। गर्दन पर कोई भी निशान ना था। तभी उसने जारम को अपने पीछे खड़े पाया। तुम मेरी कैद में हो। जारम ने उसको कमर से थाम कर करीब करते उसकी गर्दन सहलाई। उसने इसकी आवाज़ से महसूस किया था कि गला हल्का सा खराब था। नहीं, वो सच था। तुम यकीन करो, वो मेरा गला दबा कर मार रहे थे। अलमहीरा ने बच्चों की तरह उसे यकीन दिलाना चाहा, मगर उसे मानते ना देख उसने अपना गला पकड़कर उसे बताना चाहा। जब वो इसके दोनों हाथ थाम कर गले से हटा गया, ओह हाँ, उन्होंने छोड़ दिया था। वो मुझे जला रहे थे, मुझ पर मिट्टी का तेल भी डाला। मैं सच बोल रही हूँ, वो मुझे जलाने वाले थे। फिर वो थम गई, बोलते बोलते जैसे उसकी जबान को ब्रेक लग गई थी। और फिर तुम्हें इल्म हो गया तो तुम मेरे पास थी, अपने मुहाफिज के पास। जारम ने उसके चेहरे को थामते उसे अपनी लफ्जों से पुरसुकून किया। मैं मरने वाली थी। उसने हाथों से अपनी जान इशारा करते उसे फिर से वही बात कही, तुम्हें जिंदगी और मौत अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। ना ही जिंदगी का वक्त छीन सकता है, ना ही मौत से दूर कर सकता है। जारम उसे थाम कर बेड तक लाया। उसकी नाक और गाल बेहद सुर्ख हो रहे थे। जब जब वो मुझे मार देंगे तो तुम तब यकीन करना। वो अब इसके इनकार पर चिढ़ चुकी थी, जबकि जारम अब उसके सामने घुटनों के बल बैठा। अलमहीरा के दोनों हाथ उसके हाथ में कैद थे। सर उठाए वो उसे देखता हुआ उसके हाथों पर गिरफ्त मजबूत कर गया। तुम्हारे गैंगस्टर का वादा है, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा। वो बेख्तियार लम्हा था। वो हैरान के अंदाज में उसकी आंखों में देखने लगी, जहां सिर्फ सच्चाई का अनासर था।
क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? वो पुरयकीन लहजे में उसकी आंखों में झांकते हुए बोली। तो ज़ारम ने पलकें झपक कर उसे देखते हुए हामी भर ली। मुझे ज़ारिया से बात करनी है, वो मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त है। वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, बस मुझे जानना है वो ठीक है या नहीं, प्लीज़। उसके इल्तिजाइया आवाज़ पर ज़ारम कोई भी रिएक्ट किए बिना उसे देखता रहा। फिर वो अगले ही पल उठ खड़ा हुआ। अलमहारिया की नज़रें उसके चेहरे पर ही जमी रहीं। उसे लगा वो शायद उसे इग्नोर ही करेगा, मगर जो अगले लम्हे उसने किया वो हैरान किन था। फ़ोन उसकी जानिब बढ़ाए, उसने फ़ोन को अनलॉक करते उसके हाथ में थमा दिया। उसे समझ ना आया वो अब क्या करती। उसे वाकई इस लम्हे लगा ये भी कोई ख्वाब था। मैं कर लूँ? सर को एक तरफ झुकाकर पूछती वो ज़ारम के होंठों पर मुस्कुराहट बिखेर गई। होंठ का किनारा दांतों में दबाकर ज़ारम ने बालों में हाथ फेरते मुस्कुराहट रोकी, जबकि वो हैरान हुई उसने ऐसा किया करके क्या किया था कि वो मुस्कुरा पड़ा। फिर वो दी फ़ोन में नंबर सोच कर डायल करने लगी। जारिया का नंबर बंद था। उसने फिर धड़कते दिल के साथ कॉल मिलाई, जवाब न दीदा। दूसरी जानिब से कोई भी जवाब ना मिलने पर वो फ़ोन को कान से हटाकर मायूसी से गोद में रखती नज़रें भी झुका गई थी। वो ठीक नहीं है, वरना उसका फ़ोन क्यों बंद होता? उसे फ़ोन अल माहिरिया ने ही दिलवाया था, जिसका इल्म हवेली के अफराद को ना था। वो नंबर बंद ना रखती थी, क्योंकि अक्सर ही उसे जारिया से कोई बात करनी होती और कमरे में ना जा पाती, तो उसने उसे सख्ती से वार्न किया हुआ था कि कभी भी फ़ोन ऑफ ना रखना। उसका नंबर हमेशा ही ऑन रहता था। तो क्या कुछ हो गया होगा? उसका दिल बेचैन हुआ तभी ज़ारम उसके पास ही बैठकर फ़ोन उसकी गोद से उठा गया। अब उसने फ़ोन में गैलरी खोलकर उसमें से तस्वीरें खोलते उसके सामने की, जिसमें जारिया और दस्तगीर के निकाह की तस्वीर थी। उसके हाथ में मौजूद फ़ोन में दिखाई दे रही थी तस्वीरें उसे झूठी लगी, मगर नहीं, वो सच था। जारिया, क्या वो जारिया ही थी? और दस्तगीर, क्या जारिया का निकाह दस्तगीर साईं से? अलमहारिया का सर दुखने लगा। ये तुम्हें कैसे मिली? उसके हाथ से फ़ोन छीनकर यकीन करने को बार बार वो तस्वीरें देखती हुई बेयकीन लहजे में बोली, जैसे तुम मिल गई। जारिया ज़ाराम के जवाब पर वो चौंकी। वो आज कोई बदला बदला सा था। अल महारिया वो झटके से नींद से उठ बैठी, जबकि पास ही बैठा दस्तगीर, जो किसी फाइल का मुताला करने में मसरूफ था, उसकी चीख की आवाज़ पर सर उठाकर उसे देखने लगा। वो सीने पर हाथ रखे गहरे गहरे सांस भरती, अब तकिए से टेक लगाकर अपना बिगड़ा तनासफ दुरुस्त कर रही थी। सहर। दस्तगीर ने हाथ बढ़ाकर उसका बाजू पकड़ा तो वो दस्तगीर की मौजूदगी जानकर उसकी जानिब देखने लगी। सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ में मुबलिस वो फ्रेश था, उसके सामने था। मुझसे दूर रहें प्लीज़। दस्तगीर के हाथ से अपना बाजू छुड़वाकर वो अब बेड से उठ खड़ी हुई। जारिया। दस्तगीर ने वार्निंग देने के अंदाज में उसका नाम पुकारते फाइल साइड पर रखी। फिर वो उसे देखता हुआ उठकर उसके करीब चला आया। मेरा नाम मत लें, मुझे ना आपको देखना है, ना आपसे बात करनी है, और ना ही आपकी आवाज़ सुननी है। वो बोलते बोलते रुकी, क्योंकि वो अब उसके कुदरत के नज़दीक खड़ा था। इसके यूं करीब आने पर उसे बोलना मुहाल लगा। वो जितनी बहादुर बनती, मगर दरअसल उसे हवेली वालों ने इस कदर खौफजदा कर दिया था कि वो हर चीज़ से डरने लगी थी। उसे लगा इसकी लफ्ज़ सुनकर दस्तगीर अब उस पर हाथ उठाएगा। मेरी आवाज़ नहीं सुनना चाहती? वाकई? दस्तगीर ने जिस अंदाज में सवाल पूछा, वो कोई भी जवाब ना दे पाई, ना ही हाँ कह पाई, ना ही नफी कर पाई। जिंदगी में छीन जाने वाली चीज़ें ज़रूर किसी न किसी सूरत में मिल जाती हैं, मगर दस्तगीर रुका। उसका रवा रवा इसकी जाने मुतवज्जो था। जब एक बार जिंदगी से रिश्ते चले जाएं, वो कभी नहीं मिलते। दस्तगीर की आवाज़ अपने कान के करीब सुनकर वो आंखें मीच गई। वो जानती थी इन लम्हों से तो उससे जिंदगी ने कई बार गुजारा था। साईं, आप मेरा जब्त आजमा रहे हैं। दोनों मुट्ठियां भेजे उसने, होंठ भी भेजकर अपने आप पर जब्त पाया। वो अब बिल्कुल भी रोना नहीं नहीं चाहती थी। तुम्हारा जब्त छोड़ो, तुम्हें तो मुझे खटेरे में खड़ा करना है। तो बताओ, क्या जानना है मेरी साईं को? दस्तगीर के नरम रवैये में किए गए सवाल पर उसने अपनी आंखें खोलते उसे देखा, जिसके चेहरे पर कोई भी तासर ना थे। मुझे जानना है दस्तगीर साईं, किसके हाथों बर्बाद कर आए हैं अपनी बहन? दस्तगीर के सामने वो अपनी जबान की तलखी कम ना कर पाई थी, जबकि इसके कड़वे कड़वे लहजे में कहे लफ्ज पर वो जबड़े भीज
होंठ दांतों में दबाकर चेहरे का रुख फेर गया। पेशानी पर भरती रगें अंदर उठते इश्तियाल की गवाह थी, मगर आज तक कभी उसने सामने खड़ी लड़की पर अपना जब्त खोया था जो आज खो देता। नजरें मत चुराएं, क्योंकि अपनी बहन के सामने तो ऐसे भी आप नजरें उठाने के काबिल नहीं हैं। आप क्या, उसे तो बर्बाद ही उसके सगे बाप ने किया है, तो भाई से क्या शिकवा उसके। आप जानते हैं वो मरते दम तक इस बात को कभी भूल नहीं सकेगी कि बाप से बचाने को उसके भाई ने उसे किसी अनजान शख्स के हाथों सौंप दिया। जवाब दे साईं, कैसे सामना करूंगी मैं? आप सब कैसे करेंगे उसका जिंदगी में कभी सामना? वो उसके चेहरे की जानिब देख के लगातार बोलती रही। दस्तगीर मुठियां भेजे खामोश खड़ा उसके हर लफ्ज को हिफ्ज कर रहा था, मगर उसकी जबान पर बिल्कुल खामोश थी। शायद उससे जारिया के सवाल, उसके लफ्ज सब सच्चे थे, तभी वो खामोश रहा। क्या आपके पास जवाब है? मुझे इजाजत नहीं इस पल मैं आपका गिरबान पकड़ूं, मगर अलमहरिया जब वो पकड़ कर सवाल करेगी कि आपसे मेरी हिफाजत क्यों ना हुई, तो क्या कहेंगे आप? जारिया ने दस्तगीर का चेहरा थाम कर रुख अपनी जानिब किया। दस्तगीर इसकी आंखों में देखने लगा, जहां नफरत का कोई भी अनासर ना था। जारिया, दस्तगीर तुम्हें जल्द उससे मिलवा दूंगा मैं, तब उसे कह देना पकड़ ले मेरा गिरबान। दस्तगीर उसके हाथों को नीचे करके उससे कुछ फासले पर हुआ, फिर वो उसे देखता हुआ वहां सोफे पर रखी शाल उठाकर बिना पीछे मुड़कर देखे बाहर निकल गया। या अल्लाह! सर को हाथों में थाम कर वो बेड पर जा बैठी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही, मैं इस शख्स को क्यों हर्ट कर रही हूँ जिसने मेरी इन सब से हिफाजत की। उसे लगा उसकी दिमाग की नसें फट जाएंगी। अम्मा, अब्बा, मैं भाई की गुनहगार हूँ। वो कहाँ है? अल्लाह, मुझे कोई इशारा दे दे, मुझे मिलना है उनसे। मेरा एक खूनी रिश्ता है इस भरी अनजान दुनिया में। अम्मा, अब्बा, आप लोग चले गए, साथ मेरे वजूद का एक कीमती हिस्सा भी ले गए, रिश्तों की खुश फहमी का। मुझे भाई से मिलना है, उनसे पूछना है, क्या कभी इन्हें ज़रा मेरी याद नहीं आई? क्या इन्हें कभी अपनी जिम्मेदारी याद ना आई? कभी इनको मलाल ना हुआ कि इनकी बहन है जो इनके लिए रोती है, तरसती है, दुआएं करती है, जो अब तक की जिंदगी यही दुआएं करती रही कि मेरा भाई बेकसूर है। जब इल्म हुआ तो वो है ही नहीं मेरे पास। आप कहाँ हैं भाई? आप कहाँ हैं? उसका वजूद अब सिसक रहा था, उसकी आवाज़ अब गले में ही घुट चुकी थी। मेरे वजूद पर लगे जख्म भर ज़रूर गए हैं, मगर वो ठेसें वक्त के साथ उठती रहती हैं, जो बताती हैं कि मेरा वजूद किस कदर बोझ था अपनों पर। आंखों से आंसू साफ करते जब उसकी निगाह अपने बाजू पर लगी इस हल्के से निशान पर गई, जहां कुछ दिन पहले एक गहरा सा जख्म था, मगर अब वो वक्त के साथ ठीक होता जा रहा था। उसे इन जख्मों की अजियत ना थी, इनसे जुड़ी यादें ज्यादा तकलीफ देती थी। वो जब जुल्म बर्दाश्त करती हुई चला भी ना सकती थी, वो लम्हे जब उसे जब भी याद आता तो वो अब भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। आपके बाद मैंने कैद काटी है। लोगों को जेल में भी इज्जत की रोटी मिल जाती होगी, मगर क्या करती, बाहर की हैवानों से भरी दुनिया से अच्छा था कि कैद काट लूं। मैंने एक तवील उम्र वहां कैद काटी, जिन लोगों के हाथ मेरे माँ बाप के खून से रंगे थे। आंख से दोबारा बहते आंसू वो फिर से पूछने लगी, मगर वो रुकने का नाम लेते तो ना। उसके अंदर की अजियत आंखों से पानी की सूरत बाहर निकल रही थी। मोरे और दादी साईं ठीक है? वो घर से बाहर निकला तो सामने से ही असलम यार को खड़े पाया, जो उससे बाहर आता देख 2 कदम उठाकर उसके नजदीक आ रुका। जी वो ठीक है, अभी बात हुई है मेरी वहाँ, वो अब दवा लेकर आराम कर रही है। असलम यार के साथ गार्डन की तरफ बढ़ते दस्तगीर ने उसके जवाब पर गहरा सांस खारिज किया। आज की रात सबके लिए मुश्किल है, अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। असलम यार ने दस्तगीर के थकान ज़दा चेहरे को देखकर नरम अंदाज में दुआ दी तो दस्तगीर हल्की आवाज में आमीन कहकर रुक गया। दोनों हाथ पुश्त पर बांधे, कंधों पर शाल लिए वो आसमान की जानिब देख रहा था। जो पुरानी यादें आज ताज़ा हुई हैं वो दम घोट देने के लिए काफ़ी थीं। असमत यार उसके चेहरे की जानिब देखकर बोलता, फिर कुछ आगे की तरफ बढ़ गया। दस्तगीर लाचारी होना आम और आसान बात नहीं है। मैं आप जैसा बनना चाहता था, मगर मुझ में इतना जिगरा
जिगरा नहीं। असलम यार की सादा सी बात में छुपी गहरी बात पर दस्तगीर तल्ख अंदाज में मुस्कुरा कर वहां रखी कुर्सी पर जा बैठा। क्या अभी यहाँ यहीं रहने का इरादा है साईं? असलम यार उसके सामने वाली कुर्सी के पास खड़ा होता हुआ बोला। हम फिलहाल तुमसे काम कहा था कर दिया? दस्तगीर ने जवाब देकर सवाल पूछा तो सफिया ने सर हिलाकर हामी भरी। जाओ तुम आराम करो, सुबह जाकर जरा चक्कर लगा आना, कोई मसला या कोई परेशानी ना हो। दस्तगीर कुर्सी की पुष्ट पर सर अटकाता हुआ बोलकर आंखें मूंद गया, जबकि दो लम्हा दस्तगीर को देखने के बाद यार गहरा सांस भरकर फिर बाहर निकल गया। कैसी हो तुम अलमहीरा, ठीक हो ना? वो जैसे ही नीचे आई तो वहां गजल और फलक पहले से मौजूद थी। ठीक हूँ, धीमी आवाज में जवाब देकर वो इनके साथ डाइनिंग की तरफ बढ़ गई। चुनाचा वो नीचे खाने के लिए ही आई थी और वो दोनों भी इस वक्त हाथ में प्लेट्स वगैरह उठाए हुए थी। वो कहाँ है? ज़ारम कुछ देर पहले उसे नीचे आने का कहकर आया था, अब उसे वहां मौजूद ना पाकर वो नजरें यहाँ वहां दौड़ाती हुई उनसे बल आखिर पूछ बैठी। जब वो उसे कहीं ना दिखा तो ये ही यकीनन जानती होगी कौन कहाँ है। फलक गजल को इशारा करके हंसी दबा कर बोली। वो बोलते बोलते रुकी। गैंगस्टर कहाँ है? पर आखिर उसने बोल ही दिया, जबकि गैंगस्टर सुनकर फलक को बुरी तरह से हंसी आई, जो वो रोक गई। अंदर किचन की तरफ इशारा करके बताती गजल ने बताया तो फलक प्लेट लगाने लगी, जबकि गजल उसी को देख रही थी जो अब किचन की जाने बढ़ गई। उसने गजल को एक बार भी ना देखा था। किचन में दाखिल होती उसकी निगाह सामने खड़े जारम पर जा ठहरी। जारम की पुश्त अलमहरिया की जानिब थी। तभी वो बिना आवाज पैदा किए हौले हौले से कदम उठाती उसके करीब बढ़ी। वो अभी उससे पास रखी फ्रूट बास्केट से सेब उठाती जब वो रुख मोड़ गया। उसके अचानक से ऐसा करने पर वो जहाँ थी वहीं रही। वो अब मूव भी ना कर सकी। जारम के हाथ में चम्मच था, वो उसे देखकर उसके होंठों के नजदीक कर गया। इसमें मौजूद चिकन चिकन देख अलमेरिया ने 2 लम्हे सोचने के बाद उसके हाथ को पकड़कर चम्मच को मुंह पे रखते वो चिकन खा लिया। उसका जैका मुंह में घुलती उसके चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट फैली। उफ, ये ज़ायकेदार तुमने कहाँ से सीखा? इसकी तारीफ पर जरियाम ने उसको फल फल देते चम्मच वापस रखा खुद से। 2 लफ्जी जवाब देते जारम ने वापस रुख मोड़ लिया। एक सवाल पूछूं? शेल्फ से टेक लगाकर खड़ी होती वो उसके चेहरे को देखने लगी। वो दिखने में बिल्कुल मुफरिद और अलग था। फिलहाल नहीं। वो जैसे जानता था वो क्या पूछने वाली थी। उसे 2 टोक जवाब पर अलमहिया मुंह खोले उसे देखने लगी, फिर उसे हाथ में मौजूद सेब वापस रख दिया। वो नहीं पूछने वाली थी वैसे। मुंह बसोड़ कर बोलती वो चेहरे का रुख मोड़ गई। वैसे कितनी बुरी बात है, कोई उस ऐसे मना करता है? जब लड़की पूछे कि मैं सवाल करूं तो उसका जवाब हाँ होना चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं। वो मुंह पर छोड़कर उसे बताने लगी कि उसका जवाब गलत था। पता नहीं तुम समझते क्या हो खुद को। कंधे उचकाकर वो आगे बढ़ने लगी जब अचानक ही जारम ने उसका हाथ पकड़ लिया। चेहरे का रुख मोड़कर उसे देखते जारम ने उसकी आंखों में झांका, जहां शदीद नाराजगी नुमाया थी। तुम्हारा शौहर? उसकी नाक को खींच कर जवाब देता वो आंख वॉन्क करके उसे ब्लश करने पर मजबूर कर गया। तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, मुझसे ध्यान हटाओ अपना। उसे खुद को देखता पाकर वो यहाँ वहाँ देखती हुई बोली। तभी जारम ने उसका दूसरा हाथ पकड़ते शेल्फ से टेक लगाकर उसे अपने करीब किया। दुनिया की कोई भी मसरूफियत या दिलचस्पी तुम पर से मेरा ध्यान नहीं हटा सकती। उसकी हिजाब से निकलते बालों को दुरुस्त करते जारम ने नहायत ही पुरसुकून और नरम लहजे में जवाब देकर उसे लाजवाब कर दिया। वो हैरत के मारे उसके चेहरे को तकने लगी। वो आज बिल्कुल ही एक अलग शख्स लगा उसे। वो पहले दिन वाला कोई माफिया से जुड़ा हुआ खौफनाक और पुरसरार शख्स नहीं था। ये तो कोई और था, अच्छा और प्यारा सा शख्स जो उससे अपना असीर कर रहा था। तुम मुझे देखना बंद करो, मैंने कहा था मुझसे ऐसे मत देखा करो। उसकी आंखों पर हाथ रखते अलमहरिया ने उसकी आंखों के की पलक से जान जान बचाना चाही।
जबकि अगले ही पल जारिम के हाथ आंखों से हटाकर वापस से थाम गया। तुम्हें बाहर जाना है? उसकी हाथों को अपने सीने पर रखते जारिम ने उसके चेहरे पर नजरें जमाए पूछा, तो वो चमकती आंखों से उसे देखने लगी, जिसकी नजर पहले से उसकी झुकी नजरों पर थी। इन आंखों की चमक देख वो उसके बोलने से पहले ही उसका जवाब को समझ गया था। उसे इल्म ना हुआ उसे यूं बैठे कितना वक्त गुजर चुका है। उसे ये भी इल्म ना था ये रात का कौन सा पहर था। वो बस खामोशी से इसी पोजीशन में बैठा रहा। तभी उसने अपने पास हल्की सी आहट महसूस की, मगर उसकी पोजीशन ना बदली। मगर जब उसने अपनी पेशानी पर दो हाथों को महसूस किया तो वो आंखें खोल गया। उसकी नज़र जारिया के चेहरे पर जा ठहरी। मिटे मिटे आंसू गवाह थे कि वो कितना कितना ही वक्त रोती रही थी। उसके हाथ को पकड़कर दस्तगीर उसे सामने लाया। कुर्सी खींचकर अपने नज़दीक करते दस्तगीर ने उसको बैठने का इशारा किया तो वो खामोशी से उसे देखते हुए कुर्सी पर बैठ गई। मगर उसके दोनों हाथ दस्तगीर के हाथों में ही कैद रहे। फिर जारिया ने उस के थकान से चूर चेहरे की जानिब देखा। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठियों में जकड़ लिया। वो इस शख्स को अजियत कैसे दे सकती थी? लफ्जों की चोट जो सबसे अजियतनाक होती है, वक्त गुजर भी चाहे तो रवैयों का असर वैसा ही रहता है। वो नहीं बदलता, ना ही पुराना होता है, वैसे ही ताज़ा रहता है। तो वो क्यों थी इस पल यहाँ? शायद उसे यकीन था कि सामने बैठा शख्स ना तो उसे कभी झड़क सकता था, ना कभी उससे ऊंची आवाज में बात कर सकता था। यही यकीन उसे इस वक्त परेशानी में उसके पास खींच लाया था। तभी उसने दस्तगीर के हाथों की हरकत देखी। वो अब अपने गिर्द उड़ी शाल उतार कर उसके गिर्द ओढ़ रहा था। शाल को अच्छे से उड़ाकर दस्तगीर ने दोबारा से उसके हाथों को थामा। मुझे माफ कर दे, बामुश्किल खुद पर जब्त पाकर वो आंसुओं को बहने से रोक कर बोली, जबकि उसकी आवाज गले में फंसे आंसुओं की बासत भारी हो चुकी थी। दस्तगीर उसकी भीगी आवाज सुनकर उसके चेहरे को देखने लगा, जो उस लम्हे बुरी तरह से सुर्ख हो रहा था। मुझे समझ नहीं आया, मैंने आपका दिल दुखाया, मैं शर्मिंदा हूँ। बल्कि शर्मिंदा होना एक छोटा सा लफ्ज है। बोलते बोलते उसने गाल पर बहे आंसू साफ किए। आप जो चाहे मुझे कह सकते हैं, क्योंकि उसने बामुश्किल से आंसू सांस भरा। बोलते बोलते वो रुकी तो दस्तगीर उसके हाथों पर गिरफ्त सख्त कर गया। क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने आपको हर्ट किया है। जो शख्स कभी मेरा बुरा नहीं सोच सकता, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें साईं। वो लगातार बोलती रही, जबकि दस्तगीर खामोशी से उसके चेहरे को देखता रहा। तभी वो उसके करीब को झुकी। जो अगले पल उसने किया वो दस्तगीर के लिए हैरान के लम्हा था। वो उससे हाथ की पुष्ट पर वो उसके हाथ की पुष्ट पर लब रखकर अब उस पर पेशानी अटका गई। मैं आपको खो नहीं सकती, आप मेरे लिए बेहद कीमती हैं। वो पहली बार उससे इजहार कर रही थी। दस्तगीर को लगा वो कुछ गलत सुन बैठा है। आप जो सजा देंगे मैं सह लूंगी, मगर कुछ बोलें, मैं आपसे अलग होने का नहीं सोच सकती। वो मेरा खौफ था, डर था, मगर मैं कभी आपसे अलग होकर नहीं जी सकती। वो अब इसके हाथ पर गिरफ्त को मजबूत कर गई। जारिया। तभी उसने दस्तगीर के लबों से अपना नाम सुना तो उसके रगो पे में सुकून उतर गया। जारिया शहर को आज यकीन आ चुका था कि वो जारिया दस्तगीर थी। उसने उस बात को आज दिलो जान से कबूल भी किया था, और इजहार भी। वो जानती थी कि हर मोहब्बत इजहार मांगती है। इजहार मोहब्बत में जैसे जान डाल देता है। इस पल दस्तगीर को भी लगा जैसे उसमें सुकून की लहर दौड़ गई हो। उसकी आवाज़ पर सर उठाए वो अब चुटकी बांधे उसे देखने लगी। वो सुनना चाहती थी कि अब वो क्या कहने वाला था, मगर वो तो फिर से खामोश हो गया था, जैसे उसके पास बोलने के लिए लफ्ज कम पड़ गए थे। वो खामोश रहा और वो उसके बोलने का इंतजार करती रही। खाने से फारिग होकर वो जारिम के साथ बाहर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। तभी उसने अपने सामने रुकी गुड को देखा कार को देखा जा जा कार की ड्राइविंग सीट पर जारिम मौजूद था। उसको देखकर वो चलती हुई दूसरी साइड आई। जारिम उसके लिए कार का दरवाज़ा खोल चुका था। कार के अंदर बैठकर उसने दरवाज़ा बंद किया तो जारिम ने कार लॉक की।
को लॉक कर दी। पहले मुझे बताओ यहाँ इतनी ठंड है, क्या यहाँ स्नोफॉल होगी? वो एक्साइटेड होकर पूछने लगी, जबकि जारम कार स्टार्ट कर चुका था। तुम्हें देखनी है? निकाब से छिलकती आंखों में देखकर जारम ने पूछा तो वो जल्दी से सर हाँ में हिला गई। मगर हम जा कहाँ रहे हैं? पहले मुझे बताओ। तेज भागते नज़ारों को देखकर उसने नजरें हटाकर जारम को देखा, जो इसका सवाल पर एक नज़र उस पर डाल वापस से सामने देखने लगा। सरप्राइज लफ्जी जवाब आया तो वो आंखों में चमक लिए दोबारा से बाहर देखने लगी। वो जगह वाकई में बेहद खूबसूरत थी जहां जारम अरकान का घर था। मेरे साथ चलोगी? उसके हाथ थामे वो लगातार आंखों में अलग सी चमक लिए उसे देखता हुआ सवाल गो था। वो कैसे उसे इनकार कर सकती थी? बेसाख्त बेख्तियारी में सर हाँ में खुद ब खुद हिल गया। उसके बाद हर चीज़ अपनी जगह दुरुस्त हो जाएगी और दस्तगीर लशारी अब अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता है। उसके हाथों को एक साथ थाम कर वो गिरफ्त को और मजबूत करता उधर अटल लहजे में उससे खुद से वादा कर रहा था। उसके वादे पर जारिया की आंखों के नीचे जैसे खुशी से फूल खिलने लगे। वो बोलते बोलते रुक कर उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। एक तल्ख जियत के बाद वो मुस्कुराहट किसी अरसे बाद बाग में होती बारिश की मान थी, पुरसुकून खुशगवार। जारिया दस्तगीर को ये बात आज समझ आ गई थी। अगर आप सिर्फ खुद के दुख देखेंगे और दूसरों को गलत मान लेंगे तो रवैये तल्ख से तल्ख तर और हम में के अंदर समेटते जाएंगे। हर इंसान मुख्तलिफ, हर इंसान का दुख दर्द अजियत मुख्तलिफ है। उसने आज दस्तगीर के मुतल्लिक जब सोचा तो उसे इल्म हो गया कि वो सिर्फ खुद को देखकर इस अजियत में डूबे शख्स को अपने तल्ख आमेज रवैये से किस कदर अजियत दे चुकी थी। अगर सामने वाला चुप रहे और कुछ ना कहे तो उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा हथियार और जवाब होता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो चुप है तो गलत भी है। उसका सब्र किसी कदर गलत आला है कि वो इतना सब सह कर भी आपके सामने जवाब ना देते हुए सब्र का दामन पकड़े बस अल्लाह पर तवक्कुल किए खड़ा है। उसे आज इस बात का इल्म हो चला था, हर वो बात, हर वो शय गलत नहीं होती जो हमारी नज़र में गलत हो। उसे दस्तगीर बुरा लगा, मगर वो मुहाफिज उसे हर दर्द तकलीफ से बचाना चाहता था। उसने बस जारिया दस्तगीर को प्रोटेक्ट करना चाहा था और उसमें भी उसने उसे बुरा समझा। वो जिससे चाहता था कि वो उसे समझे, उसे जाने, उसकी ज़ात के गिर्द बंधा हारस वो तोड़ दे। मगर उसने क्या किया? उसे ही गलत ठहरा दिया। इंसान बड़ा ही जल्दबाज है और उसे इस जल्दबाजी पर इतनी ही जल्दी शर्मिंदगी भी हुई थी। वो और उसमें इतनी हिम्मत ज़रूर थी कि वो जाकर इस शख्स के सामने माफ़ी मांगे, वो जिसका कीमती दिल तोड़ चुकी थी और वो किस कदर बड़े दिल का था। इसकी आंखें वो कहीं से इसकी ऐसी ना थी जिससे उसे लगता कि वो उसे शर्मिंदा करना चाहता है। बिल्कुल उसकी नजरें वो ऐसे में देख भी ना सकी। उसे उसकी आंखों में देखते हुए हिचकिचाहट और शर्म महसूस हो रही थी। शायद ये इसकी नज़रों की लपक का असर था। जारिया को लगातार अपने हाथों को तकते देख दस्तगीर ने कुछ आगे को होते उसका चेहरा थोड़ी से उठाकर ऊपर किया। अगर आज मैं तुमसे सवाल करूं कि दस्तगीर तुम्हारे लिए क्या है तो जवाब दोगी? दस्तगीर के सवाल पर वो चौंक कर उसे तकने लगी। वो अब इसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। वो जिसने मेरे पहलू में खड़े होकर हजूम को हैरान कर दिया, वो जिसने मेरे सर पर चादर ओढ़कर मुझे वो इज्जत दी जिसका किसी ने तसव्वुर तक ना किया, वो शख्स जिसको अल्लाह ने जारिया के लिए बनाया, जिसने उसे आकर उसके आधे दीन को मुकम्मल कर दिया। जारिया ने बिना हिचकिचाते उसे जवाब देते हुए जैसे सरशार कर दिया। वो आंखों में रोशनी लिए उसे देखता हुआ मुस्कुरा दिया। उसका ये जवाब तो उसने कभी सोचा भी ना था। उसे लगा वो शायद से कोई हसीन ख्वाब था, लेकिन वो सच में उससे इस कदर खूबसूरत इजहार के बाद उस कदर प्यारा जवाब देकर उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिला रही थी, जो मेरे लिए बेहद मेहरबान साबित हुए, जिसने मुझे चांस दिया, मेरी गलती, मेरे लफ्ज़ पकड़कर मुझे खुद से दूर नहीं धकेल दिया। आपने मुझे हमारे रिश्ते को मार्जिन दिया।
آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ واقعی المہریہ کے وہ بھائی ہیں جس سے وہ انسپائر ہوئی تھی۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں باقاعدہ جھانکنے لگی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا یہ وہی زاریہ تھی۔ اسے وہ پل یاد ہے وہ جب اس نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، اور پھر اس نے اس دن اس کا سوچا وقت کس قدر تیزی سے اور کیسے بدل جاتا ہے۔ بے ساختہ اس نے آسمان کی جانب دیکھا۔ اتنی محبت ایک گنہگار بندے سے وہ کیسے کر لیتا ہے۔ اسے اللہ کی یہ ادا بے حد پسند تھی جو آسمان تک بھرے گناہوں کو بھی ایک بار توبہ کہہ دینے سے معاف کر دیتا ہے۔ پھر ہم انسان کون ہوتے ہیں؟ کسی کی غلطی پکڑ کر بیٹھ جانے والے، رشتوں کو توڑ دینے والے، دوست ختم کر دینے والے۔ کاش ہم انسان دوسروں کو ویسے ہی معاف کرنا سیکھ جائیں جیسے ہم اللہ سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ رشتوں میں بدگمانی سب توڑ ڈالنے کا کام کرتی ہے، مگر رشتوں میں نرمی اور آزادی انہیں جوڑے رکھنے کا۔ سائیں، وہ کام مکمل ہوا۔ میرے پاس اب تمام ثبوت موجود ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ عصمت جان اس وقت اپنے گھر میں موجود کمرے میں کھڑا دستگیر سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل اور پیکٹ موجود تھا۔ جی سائیں، جی ٹھیک ہے، وہ کام ہو گیا ہے۔ میں اور اس کی ضرورت کی تمام چیزیں بھیج چکا ہوں۔ وہ اب چل کر کمرے میں موجود اپنی کی طرف آ کر الماری کی طرف آ کر الماری کو کھولتا، سیف کھول کر اس میں وہ فائل اور پیکٹ رکھ گیا۔ سیاہ رنگ کے پیکٹ میں کیا موجود تھا اس بات کا علم صرف عصمت یاد اور دستگیر کو تھا۔ جی ٹھیک ہے سائیں۔ اب وہ سیف بند کر کے اپنے کپڑوں کے نیچے رکھی چیزیں نکال کر الماری بند کرتا ہوا بیڈ پر آ بیٹھا۔ جی ٹھیک ہے، آپ بس آرام سے جائیں، یہاں کی فکر نہ کریں۔ میں اپنی آخری سانس تک آپ کا وفادار رہوں گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کی ذمہ داری بھی سنبھال لوں گا۔ وہ درار میں وہ دوسری فائل اور خاکی رنگ کا پیکٹ رکھ کر اسے لاک کرتا ہوا اٹھ کر کھڑکی کے نزدیک جا کھڑا ہوا۔ جی سائیں، میں اس بندے سے بھی خود بات کر لوں گا۔ وہ نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا۔ اگر وہ نہ مانا تو اس کی بیوی کے پاس چھوڑ آؤں گا میں بچی کو۔ وہ اب دوسرے کام کے متعلق اس سے بات چیت کرنے لگا جب اچانک اس کی نظر سامنے موجود درخت سے نظر آتے کسی ہولے پر گئی۔ وہ اچانک سے غائب ہوا تو وہ چونکا۔ اسے لگا وہ شاید اس کا وہم تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر وہ سر جھٹکتا دستگیر کی بات پر دھیان دینے لگا جو اسے آگے کے معاملے کو کیسے سنبھالا جائے گا اس کے متعلق بتا رہا تھا، اور عصمت یار خاموشی سے اس کو سننے لگا۔ وہ ہر معاملے کو بہت اچھی طرح سنبھالتا تھا کہ وہ خود دستگیر کے کام پر حیران رہ جاتا۔ آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اسے پیکنگ کرنے کا بول کر اب شام ہوتے واپس آیا تو اسے آتے ہی وہ سوٹ کیس میں اپنا سوٹ رکھتے ہوئے پوچھنے لگی سائیں یہ میں کر لوں گا، یہاں آؤ۔ اسے اپنا سوٹ رکھتے دیکھ وہ اسے ہاتھ سے کپڑے لے کر رکھتا اس سے لے کر بیڈ پر بیٹھا۔ مگر کیوں؟ میں کر سکتی ہوں، میں نے اپنا بہت اچھے سے بنایا ہے۔ اس میں اب بھی کافی ساری جگہ ہے۔ اسے لگا شاید اسے یقین نہ تھا کہ وہ اس کی پیکنگ اچھے سے کرے گی۔ ارے میں نے کب بولا تم نے کام ٹھیک نہیں کیا؟ تم بس اتنا زیادہ کام مت کرو، تھک جاؤ گی۔ اس کے ہاتھوں کو تھامتے وہ بولتا ہوا اسے حیران کر گیا۔ اچھا اسے چھوڑو، رکو۔ وہ اس کے ہاتھوں کو چھوڑ کر اپنے پیچھے رکھی چیز کو آگے لانے لگا مگر رک گیا۔ آنکھوں کو بند کرو۔ اس کی آنکھوں پر ایک ہاتھ رکھ کر بولتا وہ ہاتھ ہٹا گیا تو وہ تب تک آنکھیں میچ چکی تھی۔ گلاب کے پھول آگے کرتے ہوئے دستگیر نے زاریہ کے ہاتھوں کو تھام کر تمام پھول اس کے ہاتھوں میں رکھے تو وہ فوراً سے آنکھیں کھول گئی۔ سائیں یہ کتنے پیارے ہیں۔ پھولوں کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر ان کی نرمی اور خوشبو محسوس کر کے وہ خوبصورتی سے مسکراتی ہوئی اسے بے حد پرسکون کر گئی تھی۔ آپ کو گلاب پسند ہے؟ اسے یاد تھا اس گھر میں بھی دستگیر نے گلاب کے پودے زیادہ لگوائے تھے اور حویلی میں بھی کئی گلاب کے پودے تھے۔ مجھے اپنی پسند یا ناپسند نہیں یاد، نہ وہ میٹر کرتی ہے۔ مجھے بس اتنا پتہ ہے تم ان کو دیکھ کر مسکرا دیتی ہو جو میرے لیے بہت معنی رکھتی ہیں۔ وہ اسے پھولوں کو سونگھ
कर मुस्कुराते देख इसकी हर अदा के मुतल्लिक उस पर वाज़ेह करने लगा कि इसकी मुस्कुराहट उसके लिए किस कदर कीमती थी। अच्छा अब तो बता दें आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? वो अब फिर से वो बात छेड़ गई। वो कंफ्यूज थी कि वो आखिर उसे कहाँ लेकर जा रहा था। तुम सरप्राइज क्यों ख़राब करना चाहती हो? पहले तो ये बताओ। अब फिर से पैकिंग करते देखकर दस्तगीर ने उसको देखते हुए पूछा, सरप्राइज तो है ना, आप अचानक ले जा रहे हैं, मगर ये कैसा सरप्राइज हुआ? वो मासूमियत भरे लहजे में पूछते हुए उससे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। अच्छा तुम बताओ तुम क्या सोच रही हो? तुम बताओ तुम क्या सोच रही हो? वो अब तकिया उठाकर अपने नज़दीक रखता हुआ उस पर कहनी अटकाए उससे इस्तफार करने लगा। वो कुछ पलों सोचती रही, फिर उसने नफ़ी में सर हिलाते वापस काम पर ध्यान दिया। मुझे कैसे इल्म होगा? यकीन आप डरते रहेंगे कि आपने मुझे यहाँ नहीं बताना। यकीनी आप डटे रहेंगे कि आपने मुझे नहीं बताना। उसके वो अब गरम कपड़े रखने लगी। उसे इल्म ना था वो कहाँ जा रहे थे, तभी उसे जो जो समझ आ रहा था वो रखती जा रही थी। बिल्कुल। दस्तगीर के जवाब पर वो आंखें छोटी किए उसे देखने लगी। लेकिन मुझे जानना है ना। वो अब शायद बजिद थी। वो छोटे बच्चों जैसी जिद कर लगा रही थी कि आखिर उसे इल्म होना चाहिए, मगर मुझे तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कुराहट देखनी है जो वहां जाकर हटाना भूल जाएंगी, और यही मैं चाहता हूँ। इंतज़ार करो। वो उठकर उसके पास आकर खड़ा होता उसके करीब झुककर बोला तो उसकी बोलती जैसे बंद हो गई थी। उसकी आवाज़ जारिया पर मुकम्मल सहर तारी कर चुकी थी। न जाने वो किस चीज़ का फल था जो उसे अता किया गया था। वो साहिर शख्स वाकया इसकी किस्मत था, ये सोचकर उसे रक्श आने लगा था। यहाँ कोई मौजूद क्यों नहीं है? तमाम लोग कहाँ हैं? दादा साईं जैसे ही खाना खाने पेज पर आए तो वहाँ चचा साईं और उनकी बेगम के अलावा बस मारुख मौजूद थी, जो जहन से तो वहाँ बिल्कुल भी ना थी। उसका जहन बस नई साजिशों और मंसूबों में उलझा था जो नाकाम ठहर रहे थे। पापा साईं शायद से कोई यहाँ आना नहीं चाहता, आप खाना शुरू करें। चचा साईं ने इनकी तवज्जो खाने की जानिब दिलाई। जब उन्होंने मुड़कर अपने कमरे की जानिब देखा जहाँ दादी साई ने उस रात के बाद कदम ना रखा था, कदम क्या वो इनको दिखाई तक ना दी थी। मुझे भूख नहीं, तुम खा लो, खाना खाओ। वो अचानक से उठ खड़े हुए। दादा साईं बाहर जाने की बजाय उस कमरे में जाना चाहते थे जहाँ, मगर शायद उनकी अना आड़े आ रही थी। पेट पर बाजू बांध कर वो बाहर की जानिब निकल गए। हद है, अम्मा साईं कुछ ज्यादा ही कर रही है। वक्त गुजर गया, बात खत्म हो गई, मगर नहीं। चचा साईं प्लेट में खाना निकालते हुए कहे बिना ना रह सके, सही कह रहे हैं, कमरे से बाहर नहीं निकली हैं दोनों। मुलाजमा कई बार खाना लेकर गई, मगर मजाल है जो किसी ने कान धरा हो। हमें क्या, जो करती हैं करें, मेरी बला से। चची ने भी अपने दिल की भड़ास निकाली। बस कर दें आप दोनों, मेरा मसला भी देख लें, या फिर सिर्फ अपनी और दूसरों की लगी है? अचानक से मारूख प्लेट नीचे फेंकती हुई उठकर चिल्लाई तो इन दोनों का ध्यान मारूख की जानिब गया, जिसकी गुस्से से आंखें सुर्खी इख्तियार कर चुकी थी। चेहरे पर सख्त नाराजगी लिए वो इन दोनों को देखने लगी, जो उसे बर्बाद करके अब बेहद पुरसुकून थे। उसकी रातों की नींदें हराम हो चुकी थी और वो दोनों थे जिनको उसका जरा बराबर एहसास ना था। बस करो, जब देखो चिल्लाती रहती है। नहीं हुई तुम्हारी शादी, बस कोई और अमीर और अच्छा, इससे तो लाखों गुना अच्छा शख्स होगा तुम्हारे नसीब में। इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, खाना खाओ चुप करके। इतने अरसे से चिक 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 है उसकी वही राग। दस्तगीर चाहिए उसे, भाई हो गई उसकी शादी, किस्सा खत्म, कहानी खत्म। शुरू होने से पहले ही चची जो बोलने पर आई तो बोलती चली गई। आखिर में दोनों हाथ झाड़कर उन्होंने बड़ी आसानी से कहा, मगर मारूख हैरानी से अपनी माँ को देखने लगी, जो अपने मतलब तक उसके साथ रही थी, और अब मतलब पूरा होते ही वो दोनों उस पर ध्यान देना छोड़ चुके थे। जब इन्हें फायदा नजर ना आया तो वो तो जवाब जवाब और मैं कौन हो चुके थे।
اسے اس پل احساس ہوا کہ وہ اس کے سگے تو کبھی نہ تھے، اس جگہ وہ بالکل تنہا کھڑی تھی۔ ان کے کہے پر چل کر وہ آج اس مقام پر آ کھڑی ہوئی تھی کہ آگے جیسے کھائی تھی اور پیچھے کنواں۔